नमस्कार, आपका स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। मध्य पूर्व में शांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तनाव कम करने के दिए संकेत। कहा, ईरानी हमले में किसी अमेरिकी को कोई नुकसान नहीं। तेहरान पर नए प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देने की दी चेतावनी। ईरान के साथ तनाव कम करने के संकेत के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। अमेरिकी शेयर बाजार में भी रिकॉर्ड तेजी। भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए खाड़ी क्षेत्र में तैनात किए युद्धपोत। आम बजट से पहले नीति आयोग में विशेषज्ञों के साथ आज होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकास को गति देने के लिए आर्थिक नीति की रूपरेखा पर होगी चर्चा। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत भी लेंगे हिस्सा। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता और कुलपति विद्युत चक्रवर्ती बनाए गए बंधक। वाम छात्र संगठनों का घेराव खत्म होने के बाद देर रात कैंपस से निकले। सीएए पर लेक्चर देने गए स्वपन दास गुप्ता ने बताई आप बीती। बीजेपी ने हालात पर जताई गंभीर चिंता। बारिश और बर्फबारी के बाद फिर शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी। नैनीताल, अल्मोड़ा में स्कूल बंद। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी पहाड़ों पर बिछी बर्फ। मध्य एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के संदेश से फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की स्थिति टल गई है। तेहरान से जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के दावों को खारिज करते हुए कहा कि हमले में किसी अमेरिकी को नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कोई भी सैनिक हताहत नहीं हुआ है। सभी सैनिक सुरक्षित हैं और हमारे सैन्य अड्डों को बहुत थोड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान का रुख नरम हो रहा है, जो सभी पक्षों के लिए अच्छा संकेत है। उनके इस बयान को ईरान के साथ युद्ध न करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। जब तक ईरान अपना रवैया बदलता नहीं है, तब तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो से मध्य पूर्व में अपनी गतिविधि बढ़ाने की अपील भी की। As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है और उसे मध्य पूर्व के तेल की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं ईरान के नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर आप अच्छा भविष्य चाहते हैं तो हमें शांति के रास्ते पर चलना होगा। अमेरिका शांति को गले लगाने के लिए तैयार है। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के देश के नाम संबोधन पर सबकी निगाहें थी। माना जा रहा है कि ट्रंप कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अपने संबोधन में वो बेहद शांत मुद्रा में दिखाई दिए। Over the last 3 years, under my leadership,
Our economy is stronger than ever before, and America has achieved energy independence. These historic accomplishments change our strategic priorities. These are accomplishments that nobody thought were possible. And options in the Middle East became available. We are now the #1 producer of oil and natural gas anywhere in the world. We are independent, and we do not need Middle East oil. और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अखिलेश, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन से दुनिया ने राहत की सांस ली है, जिसे पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए एक अहम कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, अगर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पहले भी कहा था कि अगर अमेरिकी सैनिकों को कोई क्षति होगी या अमेरिका के किसी देश को कोई भारी नुकसान होगा तो अमेरिका उसका बदला लेगा, लेकिन जिस तरीके से इराक में हमला किया गया ईरान के द्वारा और उसके बाद असेसमेंट इन लोगों ने किया अमेरिका ने कि असेसमेंट में क्या लॉस हुआ है, और असेसमेंट के बाद ये पाया गया कि कोई भी अमेरिकी सैनिक या कोई भी इराकी व्यक्ति नहीं मारा गया है। तो इसके बाद मुझे लगता है कि उन्होंने ये तय किया कि अब इस तनाव को और आगे बढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने जो घोषणा की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद उन्होंने जो ऐलान किया था, उसके मतलब यही था कि वो अमेरिका पर हमला करने की कोशिशें कर रहे थे, अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, और उनके खत्म होने के बाद अब अमेरिका को उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है अगर ईरान ने कोई और मामला नहीं उठाया। तो मुझे लगता है कि ईरान के जो जनरल थे, ईरान के जनरल का ईरान में काफी सम्मान था, और उसके बाद जो शोक की लहर फैली ईरान में, और ईरान ही नहीं उसके आसपास के कई देशों में, इराक भी उसमें था, सीरिया भी उसमें था, तो उसके बाद मुझे लगता है कि अमेरिका पर एक घरेलू दबाव भी था और ईरान पर घरेलू दबाव था, और ईरान के राजदूत ने कल दिल्ली में कहा भी हम लोगों के सामने कि वो डोमेस्टिक प्रेशर हमारे ऊपर बहुत था, ईरान की जनता चाहती थी कि इस हमले का बदला लिया जाए, और इसके चलते ईरान ने 22 मिसाइलें दागी है। अब देखिए, इस पे ईरान के टेलीविजन का दावा है कि 80 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ है, चाहे वो अमेरिका का हो या इराक को हो। तो निश्चित तौर पे अब जब यह स्थिति बनी है कि दोनों एक तरीके से पीछे हटे हैं, और कल इराक के राष्ट्रपति ने भी ये बात कही थी, ईरान के हमले की उन्होंने निंदा की थी कि इराक की धरती को बैटल ग्राउंड नहीं बनाया जाना चाहिए। तो इसके बाद ही मुझे लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को एक राहत मिली और उन्हें एक मौका मिला कि वे आगे आने वाले युद्ध को रोकने में मदद करें, ताकि दुनिया में सभी लोग ये चाहते थे कि उस इलाके में दूसरा खाड़ी युद्ध नहीं हो। अमेरिका ने भले ही काफी तेल गैस अपने यहाँ निकालना शुरू कर दिया हो, लेकिन दुनिया के अधिकांश देश अभी भी खाड़ी देशों पर तेल और गैस के लिए निर्भर हैं, और ऐसी स्थिति में अगर खाड़ी युद्ध होता तो पूरी दुनिया को क्षति का सामना करना पड़ता। मंदी का लगातार हम झेल रहे हैं प्रभाव, लेकिन उसके बाद मंदी और बढ़ सकती थी। तो अब कल की इस घोषणा के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद दुनिया को निश्चित तौर पे एक राहत मिली है। चलिए अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले भारत में ईरान के राजदूत अली चेगेनी ने कहा था कि अमेरिका के साथ तनाव को शिथिल करने में भारत की भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, ईरान शांति चाहता है। बगदाद में 2 अमेरिकी ठिकाने पर ईरान के हमले को उन्होंने कुद्स फोर्स के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की जवाबी कार्रवाई बताया। भारत के संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा कि चाबहार बंदरगाह पर भारत और ईरान के बीच सहयोग जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ईरान की अपेक्षा है कि भारत शांति स्थापित करने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। Of course, India itself is involved in the region. Interest of India, its location, its population in the Persian Gulf, and the economic, political, cultural interest of India. Of course, India is a part of the region. Should be a part of the de-escalation, should be a part of growing and economic growing, peacemaking in this region. We are welcome any initiative from our good friends from India.
इस बीच भारतीय नौसेना ने खाड़ी में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। ऐसा समुद्री रास्ते से हो रहे व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। नौसेना का कहना है कि हमने मौजूद स्थिति पर नजर बना रखी है और हमारे समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार और इंडियन फ्लैग मर्चेंट वेसल्स की सुरक्षा सुनिश्चित के लिए इलाके में मौजूद है। भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के ईरान के साथ तनाव कम करने के संकेत के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। साथ ही अमेरिकी शेयर बाजार में भी रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल कहा था कि सरकार सभी स्थितियों पर नजर बनाए हुए है और फिलहाल देश में कोई संकट नहीं है। देखिए, इसकी डायमेंशन और उसकी रैमिफिकेशन हम सबके सामने है। पिछले बीते हुए कुछ घंटों के अंदर दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में काफी उछाल और काफी उथल पुथल हो रही है। भारत एक मेजर कंज्यूमर के नाते हमारे विदेश मंत्री सारे स्टेक होल्डर से, कल मैंने विदेश मंत्री से सभी से आलोचना भी किया है। विदेश मंत्री जी ने तेल उत्पादनकारी देशों की उनकी काउंटर पार्ट से भारत की कंसर्न को उठाया है। भारत की व्यवस्था उस विषय पर नजर रखी है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, विदेश विभाग, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय, ये सारा विषय पे नजर रखें। हम सारे प्रकार की सिचुएशंस को सामना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ओटावा में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 25वें सम्मेलन में शामिल हो रहा है। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक समय में सांसद और मल्टीटास्किंग एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। जनप्रतिनिधियों को विभिन्न स्तरों पर कई कामों को अंजाम देना पड़ता है। सांसदों पर कार्यपालिका के अलावा अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव होता है। इसीलिए उन्होंने एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम की जरूरत भी बताई। संसद के पास एक बेहतर सपोर्ट प्रणाली है और इसके जरिए वो जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता के अलावा दूसरी सहूलियत मुहैया कराई जाती है। भारत में सांसदों और विधायकों के पास भी जनता कुछ सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए संपर्क करती है। इस बात को लेकर सांसद निधि योजना की शुरुआत की गई, जिससे सांसद अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के लिए निधि का आवंटन कराते हैं। As such, a parliamentarian has tremendous pressure to perform both as a legislature and as a representative of his constituency. To be an effective legislature and a people's representative, therefore, he requires adequate support system. For this purpose, Indian Parliament has put in place a robust support system to meet orientation and training requirements, knowledge and information needs of the members, provision of computer facilities, IT services and other professional support to the members. Our Parliament organizes orientation program, seminar, symposia, etc. from time to time for them, not only on parliamentary procedure but also on the issues of public importance. There is a Parliamentary Research and Training Institute for Democracies called PRIDE, which organizes such programs for them frequently. केंद्र सरकार आने वाले साल में कोयला खनन में आत्मनिर्भरता हासिल करने और आयात बिल्कुल बंद करने की नीति पर आगे बढ़ रही है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसी के मद्देनजर कोयले के व्यावसायिक खनन को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। कोयला खनन से जुड़े MMDR अधिनियम में बदलाव के अध्यादेश को भी मंजूर किया गया है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में घरों तक पाइप गैस पहुंचाने के लिए 9,265 करोड़ रुपए की लागत से गैस ग्रिड तैयार करने को भी मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार की सुबह हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कोयला खनन के क्षेत्र में बड़ा फैसला किया गया। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने कोल माइनिंग में अब कमर्शियल माइनिंग का भी रास्ता साफ कर दिया है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत में पर्याप्त कोयला है, लेकिन फिर भी इसे विदेशों से आयात करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब कोयला खनन को सभी के लिए खोल दिया गया है, साथ ही कुछ कोल ब्लॉक के आवंटन में लगी रोक को हटाया गया है। उन्होंने बताया कि कोल इंडिया का 2024 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। सरकार ने MMDR अधिनियम में बदलाव करने के लिए तत्काल
खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 को भी मंजूरी दी है। Growth in ease of doing business, democratization of the sector by opening it up to anyone willing to invest, means end use restriction, and in the August itself, the coal sector is opened up of the FDI. Previously, there was a restriction that anybody to participate in the auction, he should have the operation, coal mine operation in India. That restriction we are removing. कोयला हमारे पास भरपूर है, लेकिन फिर भी हम भरपूर आयात करते हैं। इस स्थिति को समाप्त करने वाला एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। कैबिनेट ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में अपनी संपूर्ण 100% हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी। इसके साथ ही सरकार ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में पाइपलाइन के जरिए घरों तक नेचुरल गैस पहुंचाने की महत्वाकांक्षी परियोजना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि 1656 किलोमीटर आईजीएल पाइपलाइन बिछाने की परियोजना के लिए 9,265 करोड़ रुपए का आवंटन रखा गया है। सरकारी कंपनी IOCL, ONGC, गेल, ऑयल इंडिया एंड NRL नुमालीगढ़ रिफाइनरी मिलके इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट की 7 राज्य प्लस सिक्किम, गुवाहाटी से आगे ऐसे सारे 8 राज्यों को नेचुरल गैस पाइप में मिले। डोमेस्टिक गैस घर में पाइप में पहुंचे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिल्ली में जैसे आप CNG गाड़ी चलाते हैं, नॉर्थ ईस्ट भर में CNG गाड़ी चले। वहां की उद्योग के लिए, जिसमें से रोजगार और राजस्व दोनों बढ़ने वाला है, वहां गैस उपलब्ध हो, इसकी एक एम्बिशियस प्लान भारत सरकार ने आज एक VGF दिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर जामनगर में आयुर्वेद संस्थानों के समूह को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने को मंजूरी दी है। साथ ही फ्रांस के साथ प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते को मंजूरी मिली है। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने, छात्रों और शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, कुशल पेशेवरों के आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। स्वीडन के साथ ध्रुवीय विज्ञान में सहयोग समझौते को मंजूरी मिली है। साथ ही भारतीय रेल को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता मंजूर किया गया है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ बातचीत करेंगे। नीति आयोग ने आर्थिक नीति आगे की राह विषय पर आयोजित बातचीत में चुनिंदा अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों को प्रधानमंत्री के साथ विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया है। इस दौरान देश को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक नीति की भविष्य की रूपरेखा पर विचार साझा किए जाएंगे। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और CEO अमिताभ कांत भी हिस्सा लेंगे। आम बजट से पहले हो रही ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करने की सरकार की नीति के तहत अन्य देशों के साथ आपराधिक विषयों में परस्पर विधिक सहायता के लिए और न्याय प्रदान करने में तेजी लाने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत ने आपराधिक विषयों में सहयोग के लिए 42 देशों के साथ परस्पर विधिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है और गृह मंत्रालय इसके लिए निर्दिष्ट केंद्रीय प्राधिकार है। अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करने की सरकार की नीति को आगे बढ़ाते हुए और न्याय प्रदान करने में तेजी लाने के लिए गृह मंत्रालय ने आपराधिक विषयों में अंतर्राष्ट्रीय परस्पर विधिक सहायता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और कारगर करने के लिए कदम उठाए हैं। संशोधित दिशा निर्देश जांच एजेंसियों को अनुरोध पत्रों या परस्पर विधिक सहायता अनुरोधों और समन अनुरोधों, नोटिसों और दूसरे न्यायिक दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने और उन्हें आगे बढ़ाने पर कदम दर कदम दिशा निर्देश मुहैया करेंगे। विदेशों में रह रहे लोगों के दस्तावेजों के तेजी से और समय पर प्राप्त होने के लिए विभिन्न अदालतों द्वारा जताई गई चिंताओं को भी ध्यान में रखा गया है।
राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति विद्युत चक्रवर्ती समेत कई और लोगों को कल पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालय के एक भवन के भीतर करीब 6 घंटे तक बंद रहना पड़ा, जिसके बाहर वामपंथ समर्थक सैकड़ों छात्र धरने पर बैठे हुए थे। दास गुप्ता को विश्वविद्यालय में संशोधित नागरिकता कानून पर व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया था। स्वपन दास गुप्ता ने ट्वीट किया कि विश्वविद्यालय द्वारा CAA पर आयोजित मेरे आधिकारिक व्याख्यान में शिरकत करने के जुर्म में विश्व भारती शांति निकेतन के एक कमरे के अंदर लगभग 70 लोगों को बंद कर दिया गया है। इनमें कुलपति भी शामिल हैं। बाहर टकराव के लिए बेताब भीड़ है। अपने ट्वीट में स्वपन दास गुप्ता ने लिखा है कि CAA के एक शांतिपूर्ण बैठक पर भीड़ के हमले और धमकाने वाले छात्रों के बीच कैसा लगता है। एक कमरे में बंद हूं और बाहर भीड़ है। राज्यसभा सदस्य दास गुप्ता को विश्वविद्यालय के लिपिका सभागार में व्याख्यान श्रृंखला के तहत CAA 2019 समझ और व्याख्या पर बोलना था, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति विद्युत चक्रवर्ती को करनी थी। हालांकि जैसे ही दास गुप्ता विश्वविद्यालय परिसर में दाखिल हुए, छात्रों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन के बाद समारोह को विश्व भारती के दूसरे परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय फैकल्टी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर सुदीप्ता भट्टाचार्य के मुताबिक दास गुप्ता छात्रों के विरोध के कारण व्याख्यान पूरा नहीं कर सके। देर रात स्वपन दास गुप्ता यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलने में कामयाब हो पाए। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये घटना राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दर्शाती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हालात पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से दास गुप्ता की सुरक्षा का प्रबंध करने की मांग की। আমি এখানে লেকচার দিতে এসেছিলাম একটা বড় ইস্যু, এটা হচ্ছে নাগরিকত্ব সংশোধন অ্যাক্টের বিষয় এবং তার বিরোধিতা করে অনেকে বলছে যে তারা চায় না যে নাগরিকত্ব বিলের সমর্থনে কেউ কিছু বলতে পারে। একতরফা তো হতে পারে না, একতরফা বলাটা হচ্ছে তাদের বাম ফ্যাসিজম। আজকে যা দেখছি এটা বাম ফ্যাসিজম, সেটা নিয়ে তো আমি কিছু বলতে পারি না কে কাকে ডাকা হয়েছে, কারণ এটা কোনো পার্টি ফাংশন ছিল না, এটা বিশ্বভারতী ফাংশন ছিল। আর আমি যতদূর জানি যে এটার ওপেনলি সোশ্যাল মিডিয়াতেও আমি দেখেছিলাম। वरिष्ठ पत्रकार स्वपन दास गुप्ता जी, जो कि राज्यसभा के सदस्य भी हैं, आज बोलपुर शांति निकेतन में विश्वविद्यालय के अंदर एक बैठक में गए थे। वहां पर SFI TMC के गुंडों ने उनको चारों तरफ से घेर रखा है। वह अंदर हैं कुलपति के कमरे के अंदर, पुलिस गायब है। मैं इस वीडियो के माध्यम से ममता जी और उनके शासन प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि स्वपन दास गुप्ता जी के साथ कुछ भी हुआ तो इसके परिणाम बहुत खराब होंगे। उनके जान माल की रक्षा बहुत जरूरी है और इसलिए इस वीडियो के माध्यम से ममता जी को और पूरे शासन और प्रशासन को निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी सुरक्षा की जवाबदारी लें, नहीं तो इसके परिणाम बहुत खराब होंगे। महाराष्ट्र में पंचायत समिति चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन का असर मानव और जीव जंतुओं के साथ कीट पतंगों पर भी पड़ रहा है। गंभीर मौसम से बचने के लिए बड़ी संख्या में मैक्सिको मोनार्क तितलियों का पलायन हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना था कि खराब मौसम से बचने के लिए तितलियां हर साल 6000 मील से अधिक उड़ सकती हैं। हाल के सालों में मैक्सिको में लगातार तूफान और हीट वेव के चलते लाखों की संख्या में तितलियां मारी गई हैं और उनके विलुप्त होने का संकट बढ़ गया है। उत्तर भारत में शीतलहर का दौर अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कश्मीर घाटी में अधिकांश हिस्सों में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। दक्षिण कश्मीर के कांजीगुंड, पहलगांव,
कोकरनाग में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बर्फबारी दर्ज की गई। राजधानी शिमला, कुफरी और नारकंडा समेत इनके आसपास के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। बारिश और ओलावृष्टि के चलते कई जगहों पर तापमान में गिरावट आई है। उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज भारी बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी भागों में बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक उत्तराखंड में 10 जनवरी तक ठंड का कहर जारी रह सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक नजर डाल लेते हैं देश भर के मौसम के हाल पर, और ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार। क्या इस